शिखा और आपका स्वागत करती हूं न्यूज़ 21 में। और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चुनावी रण। जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान में चुनावी रण शांत हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। इस विषय पर एक खास डिबेट की है पॉलिटिकल एडिटर सुरेंद्र सोनी ने कुछ खास शख्सियत के साथ। देखें रिपोर्ट चुनावी रण। राजस्थान में चुनावी महाभारत का रण पूरी तरीके से शांत हो चुका है। उसका जो शोर शराबा था वो पूरी तरीके से थम चुका है। लेकिन इस महाभारत के युद्ध का, चुनावी युद्ध का जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने ये कहा है कि हम रिवाज को कायम करेंगे, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि इस बार राज बदलेगा। लेकिन इस राज और रिवाज के बीच में जो मंथन बचता है, उस मंथन को आज हम हमारे खास प्रोग्राम में लेकर के आए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरी बाईं तरफ जो हैं वो संजीव पराशर हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं या यूं कहें कि चुनावी विश्लेषक है, क्योंकि उन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं। तो वहीं मेरी दाईं तरफ जो हैं वो अरविंद बत्रा जी हैं। अरविंद बत्रा जी और संजीव जो पराशर जी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो चुनावी मंथन था वो उन्होंने किस तरीके से शुरू किया था, किस तरीके से देखी हैं तस्वीरें। सबसे पहले पराशर जी मैं आपके पास आऊँगा, फिर बत्रा जी मैं आपके पास भी लौटूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे है कि 5 साल में कांग्रेस राज में थी, 156 सीटें आने की दावा कर रही है। आपने पिछले 5 साल में क्या तस्वीरें देखी, क्योंकि आज आपको पूरा मंथन करना है? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों का। जहां तक आपने सुरेंद्र जी ने मुझे एक मंथन के लिए कहा, 5 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड होता है जहां पर आपको पूरे 5 साल तक जनता के साथ जुड़ाव, उनके लिए आप जो जो योजनाएं ला रहे हैं उनका प्रचार, और साथ साथ में ये कॉन्फिडेंस कि हम जो आज काम कर रहे हैं अगले 5 सालों में हम वापस इसी काम की बदौलत इसी सत्ता में वापस आएंगे। तो अगर आपका शुरुआत अच्छी रहे और एंड आपका जो है इसी कॉन्फिडेंस के साथ रहे, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा होती है, स्फूर्ति होती है, जो कि आपको लास्ट तक ले जाने के काबिल होती है। चलिए अब मैं सवाल करूंगा बत्रा जी, आपसे सवाल है मेरा कि कांग्रेस पार्टी के जो बेस्ट लीडर हैं और बीजेपी पार्टी के जो बेस्ट लीडर हैं, ये क्या तस्वीर देखा? क्योंकि इधर से कांग्रेस की अलग तस्वीर नज़र आ रही थी, क्योंकि उनके भी स्टार प्रचारकों की सूची अलग बनी थी, बीजेपी की अलग सूची बनी थी। इन दोनों में आपने क्या कंपैरिजन देखा? देखिए, ये बड़ा ही, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हमने बिखराव देखा है राजनीति में। क्योंकि जहाँ तक बीजेपी की स्टार प्रचारक की सूची में थी, जो बड़े बड़े नेता, उनके लिस्ट बहुत, फेरिस्त बहुत लंबी थी, शायद उनके पास दिन कम पड़ गए जितने उनके पास स्टार प्रचारक थे। तो कांग्रेस के पास ये थोड़ा सा, हमने शायद अशोक गहलोत जी ये कह रहे थे कि खाली जादू मैं कर लूँगा, तो वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है शायद। तो ये हमने एक बिखराव तो देखा है इस चीज़ को लेके, और उसका इम्पैक्ट क्या आता है ये 3 तारीख को हमें मतपेटियों से निकलने के बाद पता लगेगा। बिल्कुल। अब मैं वापस से सवाल करूँगा, मैं पराशर जी के पास पहुँचूँगा। पराशर जी मैं आपके पास लौटूंगा कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में तस्वीरें थी, आपने देखा कि मैच के लास्ट ओवर में अशोक गहलोत योजना पे योजना दे रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, आपके जिसको कह सकते हैं 500 रुपये का सिलेंडर। फिर हम आ जाते हैं जो उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी, जिनको हम रेवड़ी कह सकते हैं। तो ये तस्वीर आपने कैसे देखी? क्या आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक सही था कांग्रेस का? सुरेंद्र जी, ये बात जो है भारतीय राजनीतिक में एक बहुत ही हो गई है कि लास्ट मोमेंट पे आओ और फटाफट आप जो है वो जन कल्याण योजनाएं को आप जो है वो रेवड़ियों की तरह से बांटो। यहाँ पर करदाताओं का पैसा भी इसमें लगता है, और ये चीज़ें अगर आपको एडवांटेज लेना है, मेरा ये सोचना है कि जब आप पूरे 5 साल तक शासन कर रहे हो, 450 रुपये सिलेंडर की बात आप आज कर रहे हो, तो क्या आज जो है वो किसी को 450 का सिलेंडर चाहिए? इससे पहले नहीं चाहिए था। तो या इस तरह की परियोजना अगर आप जो है कोई भी नई स्कीम ला रहे हो, क्या आज ज़रूरत है इसकी? ये लुभावनी योजनाएं आप सिर्फ छोटे टाइम के लिए चलाते हो। ऐसे ही पहले जब किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा देखा नहीं जाता कि पहले दिन सरकार आती कर्ज माफ़ कर देंगे, 7 दिन में कर्ज माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता। तो मुफ्त की रेवड़ियाँ ऑलवेज भी एक सिर्फ कागजी
अट्रैक्शन पॉइंट होती हैं, लेकिन अगर रियली इनका एडवांटेज लिया जाए या लेना चाहेंगे तो आप जब से शासन में आते हो तब से आप इसको चलाओ, ताकि लोगों का आप पे विश्वास, ये मैं सत्ता को वापस कायम रखने वाली बात अगर आप करते हैं तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें आपको रियली एडवांटेज देंगी। अदरवाइज तो आज अगर उन्होंने 450 का कहा, बीजेपी ने 400 का कह दिया, तो मोर और लेस आम आदमी के लिए अगर रेवड़ियां हैं तो कागजी रेवड़ियां हैं, और वो कागजी रेवड़ियां बहुत ज़्यादा असर पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं करती। चलिए ठीक है, मैं बत्रा जी आपके पास लौट रहा हूँ। बत्रा जी, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जवाब भी इसका बड़ा पेचीदा और बड़ी गंभीर तरीके से चाहता हूँ, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा ही है। सवाल ये है कि सरकार अगर वापसी करती है तो किस बिहाव पे करेगी, सरकार अगर नहीं आती है तो किस बिहाव पे रिवाज कायम नहीं होगा, और अगर बीजेपी अगर सत्ता में वापसी कर रही है तो बीजेपी के पास ऐसे कौन से स्टैंड थे जिन्होंने इन चुनावों में कहीं ना कहीं आग लगाने का काम किया है। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं हम कांग्रेस की सत्ता वापसी की है ना, तो सत्ता वापसी में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपका कैप्टन अच्छा है तो आप जीतते हो वर्ल्ड कप, मैच जीतते हो। तो सचिन अशोक गहलोत जी की जितनी योजनाएं थी वो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको धरातल पे लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें कि लास्ट में अभी आपने बोला कि जो रेवड़िया बाटिया योजनाओं को लास्ट मोमेंट पे लागू किया, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मोबाइल भी पूरे निपट पाए। लोगों को ये बोला कि हम वापस आए तो आप मोबाइल हमसे ले लीजिएगा, या जिनको जो चीज़ें नहीं पहुंच पाई, जो आपने 450 पे सिलेंडर की बात करी। देखिए, इस बार हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ये है कि वोटर बहुत मूवमेंट हुआ है वोटर्स का। कहीं पे फीमेल्स बहुत आगे आई हैं, कहीं पे यूथ बहुत आगे आया है। इस बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, यूथ ने वोट फोटो खींच के अपना सेल्फी डाला है, बूथ बनाए गए, तो उससे यूथ बाहर आया है। तो यूथ को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए अपना भविष्य अच्छा। तो जो आपने बात करी वो अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो ये है कि कांग्रेस में राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता चेंज होती है, उस वजह से वापस आएगी। और अगर उसके साथ साथ जो केंद्र की नीतियां हैं अगर वो भी यहाँ पे लागू होती हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी, जो 3 तारीख को पता लगेगा। बत्रा जी, केंद्र का और स्टेट का आपने देखा काफ़ी डिस्टेंस है, क्योंकि केंद्र की योजनाएं तो वो तो ठीक है पूरे हिंदुस्तान में लागू हो रही है, लेकिन एक राजस्थान की जनता क्या चाहती है कि अगर बीजेपी अगर वापसी कर रही है, जिसे कि बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, तो उनके पास ऐसे कौन से फैक्टर थे जो उन्होंने भुनाए हैं, क्योंकि 5 साल का एक लंबा सफ़र होता है। देखिए, जहाँ तक बात है कि आज अगर हम जितने भी भाजपा शासित प्रदेश देखते हैं वहाँ पे डीजल और पेट्रोल पे टैक्स कम है, यहाँ पे डीजल और पेट्रोल पे टैक्स कम नहीं कर पाए हम लोग, ये लोग देखते हैं। जो अगर यूथ की बात करें, यूथ को कनेक्ट किया है, यूथ एक सत्ता परिवर्तन में मुझे लगता है इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यूथ को कनेक्शन के साथ साथ यूथ को कनेक्ट किया, जिस वजह से वो उनके वापसी आने के चांसेस हैं। क्यों आपने तस्वीरें नहीं देखी, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी लगातार मुद्दे बना रही थी, क्योंकि उनको मुद्दे मिलते गए, कांग्रेस देती गई, लेकिन वो मुद्दे क्या इम्पैक्ट डालेंगे इन चुनावों में, क्योंकि मुद्दे काफ़ी कुछ बड़े मुद्दे थे, वो मुद्दे आपको पता है। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात होती है दोनों पार्टियां मुद्दे बनाती हैं, और जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो उसके मुद्दे हमेशा ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो सत्ता में है। प्रमुख मुद्दे नहीं, देखिए, मैं इस बात पे अभी नहीं जाना चाहूँगा प्रमुख मुद्दों पे, क्योंकि ये 3 तारीख की हम बात 3 तारीख को इस पर ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा अच्छा। चर्चा कर रहे हैं कि वो 3 तारीख को जब मतपेटियाँ खुलेगी, जब ईवी मशीन खुलेगी, तो किसका पिटारा खुलेगा, किसकी किस्मत जगेगी। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या ऐसे इम्पैक्ट हैं, अगर बीजेपी अगर वापसी कर रही है तो मतदाता इस बार का कैसा रहा मतदाता, वो भी आपने तस्वीर देखी है। बिल्कुल, मैंने वही बोला आपको कि मतदाता इस बार जागरूक हुआ है। जब हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास मतदाता आगे नहीं आ रहा, लेकिन इस बार मतदाता मिडिल क्लास आगे था। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जहाँ पे 1000 वोटर थे, जहाँ पे मिडिल क्लास था, वो बढ़ के आ गया है। चलिए बत्रा जी, मैं इस ठोस जो मेरा सवाल था वो उसका मुझे ठोस अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया। मैं पराशर जी आपके पास लौटूंगा। पराशर जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि आपने पिछले 5 साल में तस्वीरें देखी, जिस तरीके से बीजेपी मुद्दा भुनाती गई, मुद्दे को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से तड़का लगाया, बार बार उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, जिस तरीके से सोशल मीडिया का उन्होंने उपयोग किया, लगातार कांग्रेस मुद्दे देती गई, बीजेपी कैच करती गई। लगातार कैच कौन दे रहा था? कांग्रेस दे रही थी, बीजेपी लपकने का काम कर रही थी। 5 साल में क्या तस्वीरें देखी जो इस बार लास्ट में मुख्यमंत्री को रेवड़ी बांटनी पड़ी? क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर वो तस्वीरें साफ क्लियर होती तो क्या रेवड़ी बाट योजना चलती? सुंदर जी, बहुत ही आपका क्वेश्चन वैलिड है। नॉर्मली मैंने जब शुरू में बात की तो अच्छाइयों की बात की
लेकिन जब भी कोई आदमी 5 साल की सत्ता में होता है तो उसके मुद्दे भी जो हैं बड़े कैच करने वाले होते हैं कई बार, अगर वो मुद्दे बड़े हैं तो। लाइकवाइज अगर अपन बात करें तो राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार की सिचुएशन, बलात्कार की घटनाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जब कभी भी डिस्कशन होता है कि साहब जो है वो राजस्थान में इतने परसेंटेज हुआ, उसमें ये कहा जाता है कि साहब हो तो गया था लेकिन हमने फटाफट पकड़ा, हमने आरोपियों को पकड़ा। ऑफ कोर्स आरोपियों को पकड़ना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर वो डर का माहौल, पुलिस का, प्रशासन का माहौल अगर नहीं है आम जनता में, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो गृह मंत्री जो अशोक गहलोत जी खुद एक गृह मंत्रालय को होल्ड करते हैं, ऐसी घटनाएं हुई ही क्यों? लाइक जो पेपर लीक हुए, मतलब पेपर लीक कैसे था साहब कि अगर कोई आदमी, कोई बच्चा एक 3 साल की तैयारी के बाद, 4 साल की तैयारी के बाद, एक एग्ज़ाम की इतनी लंबी प्रोसेस के बाद अगर वो आता है, पेपर देने के बाद उसका पेपर लीक का समाचार उसको घर मिलता है, तो एक ऐसा मुद्दा है सर कि आम जनता, आम जैसा अभी हमारे साथी, इसके अलावा बताइए कि क्या क्या तस्वीरें रही 5 साल में। उसके अलावा सर जो एक कन्हैया लाल हत्याकांड जो रहा उदयपुर में, उसको भी बहुत अच्छा सा जो है वो बीजेपी ने, तुष्टीकरण की राजनीति सर ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से तुष्टीकरण तो नहीं कह सकते, लेकिन मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दों को कोई छोटी सी चीज़ को भी इलेबोरेट कर देता है, कोई बड़ी चीज़ को भी जो है गौण कर देता है। तो ये मुद्दा जरूर बनाया गया। हमारे गृह मंत्री सर भी आए, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पे भी बात की, तो मुद्दा उदयपुर बेल्ट के अंदर ये मुद्दा काफ़ी बना। उसके अलावा सर जो डोटासरा जी का और सचिन पायलट का आपस में, मैं कहता हूँ मुद्दा तो नहीं था, लेकिन अशोक गहलोत जी और सचिन का जो युद्ध चला, जहाँ पर जो है वो पूरे के पूरे कुर्सी बचाने का अभियान चल रहा था, वो भी एक ऐसा कारण रहा कि स्टेबिलिटी, मतलब मानेसर कांड, उसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आम जनता जो है वो किस मुंह से अपने काम की बात करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं। ये मुद्दे थे बीजेपी के पास में, जो कि उन्होंने लास्ट मोमेंट में धीरे धीरे कंसोलिडेट करती गई। छोटी छोटी गलतियों को उन्होंने ऐसा पकड़ा कि वो लास्ट में आते आते 1 महीना 15 दिन में उन्होंने जनसभाएं करके, और जैसा मेरे साथी ने कहा अभी कि स्टार प्रचारक बहुत थे। सर ऑफकोर्स कांग्रेस के पास में बहुत ही कम, अगर आप देखें तो अशोक गहलोत जी, राहुल जी की और प्रियंका जी की 2-2, 3-3 ही सिर्फ जो है हुई होंगी, जबकि यहाँ तो आसाम के मुख्यमंत्री से लेकर के जो है वो कौन नहीं आया बीजेपी का यहाँ पे। तो अगर मुद्दा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन मुद्दों को इनकैश करके, मुद्दों को पॉपुलराइज करके जो एडवांटेज चुनाव के लास्ट दिन में लिया जाता है, जैसे रेवड़ी है वैसे मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बत्रा जी आपके पास लौट रहा हूँ। बत्रा जी, आपने देखा कि गहलोत की सरकार जब होती है तब गहलोत, जिसको कहते हैं गृह विभाग, और एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं। लेकिन बीजेपी में आपने देखा होगा कि एक गृह मंत्री भी जो है वो कहने के बीजेपी किसी न किसी चेहरे को लॉन्च करती है। लेकिन आपने एक तस्वीर वो भी देखी थी, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि एक वित्त मंत्रालय में बहुत कुछ मिलना और फिर उन सबूतों को डिस्ट्रॉय करना। तो ये तस्वीर, क्योंकि जिसको कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, तो क्या आप लगता है कि इन चुनावों में अगर कांग्रेस नहीं आ रही है तो एक सबसे बड़ा एक लूज पॉइंट ये भी हो सकता है? देखिए, ये तो कहा ही जाता है क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पास बहुत बाहर होता है काम का, लेकिन जब वो दोनों मेन डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं तो वो लोड के साथ साथ आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मुद्दा भी बिल्कुल हावी रहेगा चुनाव के ऊपर, क्योंकि बीजेपी ने बनाया भी है इसको, और ये इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा सर। बिल्कुल। पराशर जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। पराशर जी, पिछले 4.5 साल हम देखा आपने कि अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने कहा कि लूट और झूठ की बाजार कांग्रेस, ठीक है। दूसरा कि एक छोटे से छोटा विधायक भी अपने आप में मुख्यमंत्री बना, क्योंकि वर्तमान की तस्वीरें ये कह रही हैं कि जो बड़ी इमारत है वो इस वक्त खतरे में है, क्योंकि गहलोत के ऐसे कई 10 साल जो बड़े नेता हैं उनकी नैया डुबो रही है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा, क्योंकि वो तो अपने आप में मंत्री भी थे, विधायक भी थे, और कहीं ना कहीं एक सरकार में मजबूत स्थिति थी उनकी। सर एक्चुअली जब भी कभी आपकी सत्ता स्टेबल नहीं होती तो उस स्टेबल करने के लिए उस सत्ता को आपको खुला हाथ देना पड़ता है, क्योंकि हर एक आदमी जो आपके साथ जुड़ा है, चाहे निर्दलीय विधायक थे, चाहे जो है वो गुड्डा साहब थे, जो कि लास्ट में आते आते भी एक लाल डायरी का जिक्र कर गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, तो डेफिनेटली कोई भी आदमी अगर बड़ा है, अब डोटासरा जी पे डायरेक्टली ये लगता था कि आरपीएससी, नाथी का बाड़ा भी था, और आरपीएससी के अंदर इनके रिश्तेदार क्यों इतने सेलेक्ट हो गए। अब ऑफ कोर्स हो सकता है कि उसके अंदर उनकी योग्यता हो, लेकिन जब सारी जगह पे भ्रष्टाचार का एक नारा लगता है तो कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को उंगली ऐसे कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं,
कहाँ पर भ्रष्टाचार आज की डेट में तो कण कण में समाया हुआ है, लेकिन अगर किसी को उंगली करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो उसकी तरफ जो है वो उंगली करके कहता है कि ही इज़ ए पर्सन जिसकी वजह से ये हुआ। बत्रा जी, एक 2018 में एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे बेर नहीं और वसुंधरा की खीर नहीं। इस बार बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ सीएम का जो चेहरा था वो कमल का निशान था। बड़े मंचों से अशोक गहलोत ने ये कहा वसुंधरा के लिए कि सरकार मेरी इन्होंने बचाई। ये तस्वीर आपको क्या लगा कि राजनीति में ऐसी तस्वीरें बननी चाहिए थी या फिर इन तस्वीरों को बनने से पहले 10 बार सोचा जाना चाहिए था? देखिए, जब ये हमने पिछले दिनों भी सुना होगा कि चुनावी जुमले व शब्द यूज किया जाता है ना, तो चुनाव में ऐसी बातें आम होती हैं कि जब हम मंच पर हैं तो बोला जाता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की बीजेपी का सिर्फ एक ही चेहरा था, वो था कमल का फूल। अभी 3-4 नाम सुनने में आ रहे हैं कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो इन 3-4 नामों में से एक नाम सामने आएगा। और ये भी 3 तारीख को अगर रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो 4-5 तारीख को नाम भी सामने आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कोई ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं आपने सुना हो, कहीं आपने चर्चा की हो? अभी तो कोटा से बिरला जी का है। चलिए, इसके अलावा और कोई नाम नहीं, अभी तक यही नाम आ रहा है। चलिए, तो कोटा से ओम बिरला का नाम आ रहा है। सर, सबसे पहले तो जब विधानसभा के अंदर एक जिसको कह सकते हैं कि पारित होगा, सेशन पारित होगा, और जब यहाँ से एक एनरोलमेंट जाएगा तो एनरोलमेंट में यही होगा कि जो चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें से सीएम का चेहरा अगर बनाया जाएगा तो जो ये बाहरी लोग हैं इनका तो बिल्कुल पत्ता साफ है। सर, बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती बीजेपी में। ऑफ कोर्स इनके पास में मैंने ऐसा देखा है कि एक चुनाव कमल के फूल पे लड़ा गया है, लेकिन बहुत से लोग, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा ओम बिरला जी का नाम लिया, दिया कुमारी जी भी वन ऑफ दैट हैं। इसके अलावा भी ऑफ कोर्स वसुंधरा जी खुद तो अभी भी अगर उनके समर्थक या उनके जो जितने एमएलए उनके साथ में आते हैं जीत करके, ऑफ कोर्स उनको स्ट्रेंथ देंगे। तो ये 3-4 चेहरे जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये एक स्टाइल है बीजेपी का कि लास्ट तक भी जो है ये जो पावर है किसको बनाना है ये इनके पास रहती है। ये कांग्रेस ऐसा बोलती है कि साहब जो है वो हम लोग भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा देखा गया है कि जो 7 कोर्स रोड से जो डिसाइड होता है कांग्रेस में वो होता है। तो इसी तरह से हर पार्टी का एक अपना सिस्टम है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि 4 कंटेस्टेंट अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री के दिख रहे हैं, जिसमें से जो है वसुंधरा जी दिख रही हैं, दिया कुमारी जी दिख रही हैं, ओम बिरला जी दिख रहे हैं, तो ये और ऑफ कोर्स जो अपने जोधपुर से हैं गजेंद्र सिंह जी, हाँ, ये 4 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। और कोई भी बने चारों में से, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि सबसे पहली तो यह है कि बीजेपी का जो प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुना हुआ ही अगर सीएम बनता है तो डेफिनेटली वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं अपने आप में अलग दिखेगी। देखो सर, मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जब लास्ट में बीजेपी इन चारों को भी जो है वो नज़रअंदाज करते हुए अलवर से कोई कैंडिडेट ले आए, या आपके इशारों को समझ रहा हूँ। तो मैं अपने साथियों से ये कहूँगा कि बिल्कुल अगर कैमरे के सामने तो खुल करके बात करिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल खुली चर्चा हो रही है। मैंने बिल्कुल यही कहा कि हमारी कैलकुलेशन जो हम जो देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं वो कैलकुलेशन निकल के आती हैं, लेकिन वो कितनी दूर की सोचते हैं। जैसे अगर अभी बीजेपी ने, अगर आप छोटा सा देखें तो एक भी जो है टिकट सारे के सारे एक मुसलमान को नहीं दी है, मोहम्मडन्स को टिकट नहीं दी है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं दी, लेकिन इसके पीछे कितनी दूर तक जो है लोगों की सोच होगी। इसी तरह से मुख्यमंत्री क्या बनाते हैं, इनकी सोच कहाँ तक होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी मंच पे बैठ जाएं और इनकी दिल की बात जान ली। खुद 2 आदमियों के अलावा तीसरा आदमी इनकी दिल की बात नहीं जान सकता। हाँ, आपको लगा कि टिकट वितरण में भी कहीं ना कहीं टिकट बेचे गए हैं या फिर टिकट वितरण गलत हुआ है? सर, टिकट वितरण और ये सब चीज़ें जो डेफिनेटली, देखो आपको मैं बताऊं, बीजेपी की पहली लिस्ट 34 आदमियों की जब आई, 41 आदमियों की, उसमें बहुत बड़ा विरोध रहा। तो अगर अब उसके बाद में कांग्रेस की सबसे लास्ट में लिस्ट, क्या मेरे को समझ नहीं आता कि 15 दिन पहले तक ये नाम नहीं डिसाइड कर पाया कि साहब जो है हमें किसको जो है कहाँ से लड़ाना है। ये दोनों पार्टियों में यही हालत है। एक लिस्ट के बाद में दोनों ही पार्टियाँ बहुत लंबा गैप ले गई सेकंड लिस्ट को आने में। तो डेफिनेटली 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण इसके अंदर ये हो सकता है कि कोई ज़्यादा जो है वो ऑपोजिट लोग ना आकर के एंटी होकर के कटे ना वोट। दूसरा कारण ये भी हो सकता है सर कि डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि वितरण में धांधलेबाजी तो नहीं होती, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस बहुत होता है। तो इन्फ्लुएंस का कोई भी वे हो सकता है, कोई कास्टिज्म इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई जैसे मलिंगा जी थे,
मलिंगा जी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो इनको बीजेपी में जाकर के टिकट ले ली। तो इस तरह से लेकिन जब बीजेपी को मलिंगा जी डिसाइड करने थे तो मुझे नहीं लगता कि एक बार में बोल दिया होगा, मंथन हुआ होगा कि इसके प्रपोर्शन में कौन आ सकता है, फिर मलिंगा जी की क्या खासियत हो सकती है कि हम इसको, तो इसी तरह से ज्योति मिर्धा जी हैं, तो जैसे आपने देवी सिंह भाटी जी की जगह पे उनके पोते को टिकट दी गई, अंशुमान जी को दी गई, कितने लोग थे उसके अंदर, पहले देवी सिंह भाटी जी की बहू को दी गई, फिर पोते को दी गई, तो कितने मंथन लगे इसके अंदर। तो ये मंथन का काम जरूर हो सकता है। हाँ, ये बात कि टिकट का वितरण ऑफ कोर्स बहुत लेट हुआ, कोई भी कैंडिडेट जो है अगले 15 दिन में जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा प्रिपेयर नहीं हो पाता। चलिए मैं बत्रा जी आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूँ। महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि लोग 3 बार अशोक गहलोत को देख चुके हैं, 3 बार वसुंधरा को देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ की प्रदेश की जनता एक नए चेहरे को देखना चाहती है। क्या आप मानते हैं कि अगर कांग्रेस रिवाज कायम करती है तो चेहरा कौन सा होना चाहिए, और अगर बीजेपी अगर आती है तो चेहरा कौन सा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर बात करूंगा बीजेपी की जो 4 कैंडिडेट की बात करें आप, मैं ये मानता हूं कि हम 5 तारीख को आश्चर्यचकित नहीं हो कि बीजेपी एक नया कैंडिडेट लाके खड़ा कर दे, जैसे उन्होंने अलवर से बोला, इशारा अलवर की तरफ इशारा किया, वैसे ही, क्योंकि वो एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं सीएम के लिए जो बिल्कुल नए होते हैं। इसी तरह से ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत जी 3 बार बन चुके, 3 बार वसुंधरा जी बन चुकी है, तो ये बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होगा कि कांग्रेस भी एक नया चेहरा सामने रख दे, जिसमें सचिन पायलट साहब ने बहुत मेहनत करी है, डोट सारा जी भी इस दौड़ में बहुत आगे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन सचिन पायलट का तो कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ कि सचिन पायलट एक वहाँ के लिए एक फिक्स ग्राफ में बैठ रहे हैं या फ्रेम में आ रहे हैं, बट डोटासरा तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप डोटासरा को कैसे लेकर के इस सीएम की दौड़ में लेकर के पहुँचे? देखिए, हम जो भी बात करें वो बाजार में कहा सुनी की बातें हो रही है ना, जो बाजार में सुनते हैं हम, जो क्योंकि आज कोई भी बात होती है, हम जैसे मेरे साथी ने बताया कि हम किसी 2 आदमियों के दिल की बात नहीं जानते हैं। सचिन पायलट की बात कीजिए कि क्या सचिन पायलट क्या इस योग्य लगता है कि बनने चाहिए? देखिए, जब पिछली बार बिल्कुल नहीं, एक चेहरा नहीं है, लेकिन जो पिछली बार की बात करें, जो 4 साल उन्होंने जान फूकी कांग्रेस में, जो 4 साल की बात करें हम, तो जो 4 साल जान फूकी कांग्रेस में, तो एक कैपेबिलिटी तो है उसके ऊपर। अब 7 CR से क्या उसके ऊपर बात आती है वो एक अलग बात आती है। अच्छा, बीजेपी के लिए? बीजेपी मैंने वही बोला कि अभी 5वां नाम कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि अब हम इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सवाल। पराशर जी, क्या तस्वीरें आपने देखी इस पूरे मतदान को लेकर के, प्रचार प्रसार को लेकर के, इम्पैक्ट क्या किस तरीके से डाला गया, कहीं प्रतिनिधि को हराने के लिए उनके पुराने वीडियो ऑडियो मार्केट में नए आना, फिर भुनाना, तो ये तस्वीर आपने क्या कैसे देखी और अब आप तस्वीर क्या देख रहे हैं? क्या संभावित स्थिति राजस्थान की 3 दिसंबर को होगी? बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी के ये जो कैंपेन 1 महीने का पूरा जो मैंने रूटली इसको ऑब्जर्व किया, तो तस्वीरें दोनों तरफ से जो है वो बहुत थी, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी कि अशोक गहलोत जी ने पूरे अपने दम पर, मतलब जहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी जी की 2 सभाएं, प्रियंका जी की 2 सभाएं, पूरे दम पर सब जगह भागे, बहुत ही हार्ड वर्क उन्होंने। इस बिखरी हुई दिखी? कांग्रेस तो बिखरी हुई थी, लेकिन जब एक फ्रेम में लाने की कोशिश करते थे, जब जो है वो सेंटर का कोई भी बंदा आता था तो सचिन जी और गहलोत जी एक मंच पे दिखते थे, लेकिन गहलोत जी ने इस चुनाव को अपने आप के दम पर लड़ा। तो अगर अगली बार सीएम बनाने की बात आती है तो डेफिनेटली गहलोत जी का नंबर ऊपर आएगा। हाँ, अगर फिर भी कोई बात होती है तो इवन हमारे कदावर नेता बीकानेर से बीडी कल्ला जी हैं, जो 9वीं बार जो है वो सक्सेसफुली चुनाव लड़ रहे हैं, माइट भी जब कभी कंट्रोवर्सी की बात आती है तो इस तरह के बंदे को भी फ्रेम में लाया जाता है, क्योंकि उधर शांति धारीवाल जी और इधर महेश जोशी जी और इधर से जो अपने जयपुर से क्या नाम है इनका, ये जो अपने जो, हाँ, तो माइट भी ये जयपुर से प्रताप सिंह जी, सॉरी प्रताप सिंह जी, ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस की रिपीट होती है तो अशोक गहलोत जी फर्स्ट बंदा होगा जिसको ओथ मिलनी चाहिए। हाँ, अब दूसरी बात आपने की कि और आपको किसका आने का लग रहा है, 3 तारीख को 4 तारीख को कौन शपथ लेगा, तो डेफिनेटली अभी जो लोगों का व्यू है या सब लोगों से बात कर रहे हैं तो एज जो है वो बीजेपी को ज़्यादा दिख रही है। मुझे सब लोगों से बात करके टिकटों का कंट्रोवर्सी या टिकटों की बात करते 135 के करीब तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नंबर जाना चाहिए।
और 60 और 65 के बीच में जो है मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जाना चाहिए। हाँ, इसमें आरएलपी भी है, लेकिन आरएलपी और भीम आर्मी का होने से कॉम्बिनेशन ये डेफिनेटली 1-2 सीटें हो सकती हैं इनकी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा लॉस किया होगा किसी का, इनका खुद का गेन होगा ऐसा मुझे कम लगता है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इस पूरे चुनावी परिदृश्य को जिस तरीके से देखा है, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो कयास लगाए हैं, क्या इन कयासों पर कितनी मोहर लग पाएगी। लेकिन एक बार फिर से हम उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, 3 तारीख अभी काफ़ी वक्त बचा है। लेकिन इस 3 तारीख के बीच में हम जल्द ही ऐसे कई चौंकाने वाले आंकड़े भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे तमाम शोज आप देखते रहिए, तमाम राजनीति की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।